बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ 2020 का पेपर जो है रियल एनालिसिस 2, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2021-2022 का जो पेपर है वो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखे तो मैंने उन पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस 2 ईयर्स के जो पेपर हैं 21 और 22 का जो पेपर है आप उसको देख सकते हैं। तो पेपर स्टार्ट करते हैं जी। BS 4 ईयर प्रोग्राम 6 सेमेस्टर 2020, कोर्स कोड आपका है 307 और टाइम अवेलेबल था हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट का। मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो MCQs बेस्ड था, वो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पहले की तरह यहाँ पर भी डिस्कशन होगी। अगर मेरे पेपर में जो क्वेश्चन मौजूद हैं अगर वो ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर आपको उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा ताकि आज की जो वीडियो है उसकी लेंथ को हम कंट्रोल कर सकें। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन की बेस के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी, शो डैट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ एक्सप्रेसिबल एज डिफरेंस ऑफ 2 मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो है उसको आप लिख सकते हैं एज अ डिफरेंस ऑफ 2 मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। लेक्चर कौन सा है? मैंने लिखा है जी कि फॉर सोल्यूशन सी स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ जॉर्डन थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है असल में ये जॉर्डन थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ है। चैप्टर नंबर 3 है मेरा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आप चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, उसमें ये वाला लेक्चर ओपन करेंगे जॉर्डन थ्योरम। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये वाला क्वेश्चन जो होगा इसका लिंक शुरू में मौजूद होगा, आप उस पर क्लिक करें तो आपको ये वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट है, कहता है शो डैट द इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ m and बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। आपने प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करेगा अगर m और n बोथ पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये एक्चुअली आपका बीटा फंक्शन है, ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके लिए सोल्यूशन ये है, लेक्चर नंबर 1 आपने देखना है, चैप्टर नंबर 4 इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, या मैं यहाँ पर इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है शो डैट कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ इंटीग्रेबल। आपने प्रूफ करना है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, वो इंटीग्रेबल होता है। शो बाय काउंटर एग्जांपल, फिर एक आपने एग्जांपल देनी है, डैट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू का मतलब ये है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस ना भी हो तब भी वो इंटीग्रेबल होगा, यानी हमें कई ऐसे डिसकंटिन्यूस फंक्शन मिल जाएंगे जो कि इंटीग्रेबल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी सोल्व करवा चुका हूँ। इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 1 रिमान इंटीग्रल मेरा, उसके ऊपर आप जाके देख लेंगे, या लिंक आपका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। नेक्स्ट चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, कहता है जी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। आपने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की एग्जांपल देनी है हुज एवरी टर्म इज़ कंटिन्यूस, जिसकी हर टर्म कंटिन्यूस है, बट द लिमिट फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, लेकिन उसका जो लिमिट फंक्शन निकलेगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, प्रोवाइडेड एट द सीक्वेंस इज़ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। जिसका मतलब ये है कि उसकी लिमिट फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का पता होना चाहिए, आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का पता होना चाहिए, आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का पता होना चाहिए, लिमिट फंक्शन का पता होना चाहिए। अगर तो ये तमाम चीज़ें आपको पता हैं फिर ये क्वेश्चन आपको इजीली अब्जॉर्ब कर लेंगे आप, और अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। क्वेश्चन तो वैसे आसान तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ढूंढी है, लेकिन ये चीज़ें सारी बात बेसिक कंसेप्ट हैं। और अगर आपने ये वाला सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का लेक्चर नहीं देखे तो ये भी मेरे चैप्टर नंबर 5 है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का। ठीक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं इसे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें तमाम पढ़ ली हैं। ले जी, टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इफ़। हम इस फंक्शन को, ये मैंने एग्जांपल ढूंढी है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जिसकी nth टर्म जो है वो x की पावर n है, क्लोज इंटरवल x जो है वो 0 से 1 क्लोज इंटरवल के ऊपर है। कंसीडर दी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन
अच्छा ये जो ऊपर है ना, ये वाली ऊपर वाली लाइन है, ये इसको काट दें, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने 2 मरतबा सोल्यूशन लिखा है। मैंने लिखा जी कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। मैंने ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तलाश किया वेयर जिसकी n टर्म जो है वो x की पावर n के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1। फर्स्टली वी चेक वेदर इट इज़ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इफ़ येस देन वी फाइंड पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो फिर हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन मालूम करेंगे। सो हेयर यहाँ पर आपका x जो है वो 0 से 1 के दरमियान है, तो 0 से 1 के दरमियान में मैं इसके यहाँ पर 3 हिस्से बना लेता हूँ। ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1 और ये दरमियान वाला। एक इसके ऊपर मैं कन्वर्जेंस चेक करूँगा, फिर x इज इक्वल टू 1 के दरमियान कन्वर्ज करूँगा, चेक करूँगा, फिर इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, यहाँ पर 0 से 1। तो मैंने लिखा जी वैन x इज इक्वल टू 0, जब आपका x 0 होगा तो यहाँ पर आप अपने फंक्शन में x की जगह 0 पुट करें तो याद देगा 0 की पावर n। अब 0 की पावर n जो मर्जी हो, n कुछ भी ले लें आप, n यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन तो n कोई भी नेचुरल नंबर आप लेंगे 0 की पावर n क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 0 के ऊपर किसको कन्वर्ट कर गया, 0 को, तो इसका मतलब ये 0 को कन्वर्ट कर गया। जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 यहाँ पर आएगा 1 की पावर n, और 1 की पावर n भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब ये 1 के ऊपर भी कन्वर्ट कर गया, किसको, 1 को कन्वर्ट कर गया। When 0 लेस दैन x लेस दैन 1, जब आपका x 0 और 1 के दरमियान होगा तो अब आपने फिर देखना है कि आपका फंक्शन किसको कन्वर्ट करेगा। मैंने लिखा है एज वी नो डैट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन फॉर ईच x बिलोंग टू 0 to 1 x की पावर n 0 को कन्वर्ट करेगा। जब आपका x 0 और 1 के दरमियान होगा आपका ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करेगा। कैसे भला देखें ज़रा, मैं कहता हूँ 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर उठा लें, आप कहते हैं जी 0.5 उठा लिया। 0 और 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं उनकी ये खूबी है कि आप उनकी जितनी बड़ी पावर लेते हैं आंसर उतना छोटा होता जाता है और वो जो आंसर है 0 की तरफ अप्रोच करता है। लाइक एज अगर फ़र्ज़ करें x 0.5 है, आपने इसे अपने फंक्शन में पुट किया fn 0.5, आंसर बन गया 0.5 की पावर n। आप n की जगह 1 पुट करेंगे आंसर 0.5 आएगा, आप n की जगह 2 पुट करेंगे आंसर आएगा 0.25, आप n की जगह 3 पुट करेंगे आंसर आएगा 0.125, इसी तरह आप n की जगह 4 पुट करके आएंगे आंसर आएगा 0.0625। मतलब जितना बड़ा n लेंगे उतना आंसर छोटा होता जाएगा। यही मैंने लिखा है एज वी नो डैट जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा यानी पावर जितनी बड़ी होगी देन फॉर ईच x, तो हर x जो कि इसके दरमियान है उसके लिए आपका जो x की पावर n है, x की पावर n कौन, हमारा सीक्वेंस है, ये 0 को कन्वर्ट करेगा। लेकिन जी इसका मतलब ये है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इन तीनों हिस्सों पर कन्वर्ट कर गया। 0 पर 0 को कन्वर्ट कर गया, 1 पर 1 को कन्वर्ट कर गया और दरमियान में फिर 0 को कन्वर्ट कर गया। तो आगे मैंने लिखा एज फॉर ईच x बिलोंग टू 0 1 आवर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेज, सो सीक्वेंस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। जब आपका कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अपनी डोमेन पर हर नंबर को कन्वर्ज करे तो हम उसे कहते हैं वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। और वी कैन से डैट ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कंटिन्यूस, या हम दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो अपनी हर टर्म पर कंटिन्यूस है। फर्दर हेयर पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन है। अब इसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन कैसे बनेगा, देखो आंसर x इज इक्वल टू 1 पर जब आपने लिमिट निकाली थी आंसर 1 आया था, जब x इज इक्वल टू 0 पर आंसर निकाला तब भी 0 था और 0 से 1 के ऊपर भी 0 था। तो ये आपका लिमिट फंक्शन है जो कि पीस वाइज फंक्शन है। अब अगली बात, उसने एग्जांपल आपसे कही थी, ऐसी एग्जांपल देनी है जिसके लिए ये टर्म वाइज, उसने एग्जांपल आपसे मांगी थी कि हुज एवरी टर्म इज़ कंटिन्यूस, तो इसकी हर टर्म कंटिन्यूस है बट द लिमिट फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अब आपने ये देखना है कि क्या जो इसका लिमिट फंक्शन बना है ये कंटिन्यूस है। एज हेयर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। क्यों बोला, आपने सेकंड ईयर में पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की के मतलब पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज फंक्शन। यहाँ पर आप 1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट निकालें, 1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट निकालें, उसे मैं 1 माइनस से नोट करता हूँ। 1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट पर आंसर आता है 0, जबकि 1 के ऊपर अगर आप राइट लिमिट निकालते हैं तो उस पर आंसर आएगा 1 के ऊपर आंसर आएगा लेफ़्ट पर, इसका आंसर ये है और एग्जैक्टली 1 के ऊपर इसका आंसर कितना 1 है। कंटिन्यूटी के लिए शर्त ये होती है कि एफ ऑफ 1 का जवाब इसकी और इसकी लिमिट का जवाब 1 के ऊपर ये बराबर आना चाहिए। तो लेफ़्ट पर आंसर 0, लेफ़्ट लिमिट पर आंसर x इज इक्वल टू 1 की लेफ़्ट लिमिट पर आंसर 0, एग्जैक्टली 1 के ऊपर आंसर 1, ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि सो द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल। ठीक है, फंक्शन अपनी हर टर्म पर कंटिन्यूस है। ठीक है, हर टर्म 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड की, 0 पर भी कंटिन्यूस था, 1 के ऊपर भी कंटिन्यूस था क्योंकि इनकी लिमिट यहाँ पर ये कन्वर्ज कर गया था, और 0 और 1 के दरमियान भी कंटिन्यूस था। लेकिन जो लिमिट फंक्शन बना है वो डिसकंटिन्यूस है, और लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में ये सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 5वें पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
कहता है जी स्टेट ओनली दी काशी क्राइटेरिया फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। आपने सिर्फ काशी क्राइटेरिया जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए उसकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। आगे कहता है इज़ एवरी कॉशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट एक्सप्लेन। लेकिन जी ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ कॉशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस फंक्शन, ये काफ़ी मरतबा आ चुका है। इसकी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है ये भी मेरे ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर चलिए सिर्फ उसने स्टेटमेंट मांगी है, मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दी है। प्रूफ जो है प्रूफ देखना है तो उसके लिए आप मेरा चैप्टर नंबर 5 जो है उसको देख सकते हैं आप जाकर। स्टेटमेंट का ताल्लुक सिर्फ ये है, कहता है लेट आई एक सबसेट है आर का, एफ एन एक्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन आई टू आर। ये जो नोटेशन है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि आई से आर की तरफ है। अब स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है, मतलब ये भी बीच में लिखना है। कंडीशन यहाँ से शुरू होती है, अनेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स इज डैट फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई। ये जो डिफरेंस है इसकी n प्लस pth टर्म का और इसकी nth टर्म का जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए वेन एवर आपका n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k हो और p जो है वो आपका नेचुरल नंबर हो। ये आपके पास जी स्टेटमेंट है कॉशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, n प्लस p अगर आपने ले लेना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ एफ एन माइनस एफ एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन और m ग्रेटर देन इक्वल टू k। आपको याद होगा आपने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में जब आप कहते थे कि एक सीक्वेंस an है उसको कॉशी सीक्वेंस कहते हैं अगर उसकी nth टर्म और उसकी mth टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है। फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू नेचुरल नंबर, सम नेचुरल नंबर। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो होगी आपकी स्टेटमेंट। अगली चीज़ उसने कहा था कि क्या हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है कि नहीं होता। मैंने लिखा दिस इज़ ऑलवेज ट्रू डैट एवरी कॉशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। ये बात हमेशा दुरुस्त होती है कि हर कॉशी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होता है, बिकॉज कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीक्वेंसेस ए एन। यहाँ पर जो सीक्वेंसेस ब्रैकेट के अंदर ए एन लिखा है ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इस तरह की ब्रैकेट के अंदर आप एफ एन को लिख देंगे तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए एन मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। आगे मैंने क्या लिखा है, ये क्यों हमेशा ट्रू होता है, बिकॉज कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीक्वेंसेस गिव्स इट्स गारंटी दैट कैन बी स्टेटेड एज। क्योंकि आपका जो कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो इस बात की गारंटी देता है कि कॉशी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। और अब ये कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है क्या? कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रियल नंबर क्या है? A necessary and sufficient condition for the convergence of a sequence an is that it is a Cauchy sequence। कहता है कि कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की जो स्टेटमेंट वो ये है कि एक सीक्वेंस ए एन को हम कहते हैं वो कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, या उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि वो खुद कॉशी सीक्वेंस हो। ठीक है, यानी अगर वो सीक्वेंस कॉशी है तो वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ओवर द रियल नंबर आर देन ऑलवेज वो कॉशी होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट वर्ड्स हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है, मुख्तसर सी बात है। ठीक है, नहीं जी, पेपर का पहला हिस्सा बेटा कंप्लीट हो गया। पेपर का दूसरा हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 5, यहाँ पर हर लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन उसने रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल में से दिया हुआ है। कहता है लेट अगर ए जो है वो लेस देन सी है, सी लेस देन बी है, यानी सी आपका एक रियल नंबर है जो ए और बी के दरमियान है। आपने प्रूफ डैट करना है कि एफ आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है। आर अल्फ़ा का मतलब है कि एफ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ बिलोंग करता है आर अल्फ़ा से ऑन क्लोज इंटरवल ए सी एंड क्लोज इंटरवल सी बी। कहता है कि अगर सी एक रियल नंबर है ए और बी के दरमियान तो हम कहेंगे कि एफ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एफ जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो ए से लेकर सी तक क्लोज इंटरवल पर और सी से लेकर बी तक क्लोज इंटरवल पर। आल्सो आपने प्रूव करना है कि ये जो ए से लेकर बी तक का इंटीग्रल है इसको ब्रेक कर सकते हैं एज अ सम ऑफ 2 रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शंस के तौर पर। ये तमाम लेक्चर जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर में प्रूफ करवा चुका हूँ। आपने चैप्टर नंबर 2 रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन ओपन करना है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, लेक्चर नंबर 10 उसके अंदर है। ठीक है, उसमें ये मौजूद है, या फिर क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, ऊपर साथ लिख दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने आती है कि नहीं आप लोगों को?
और अगर अभी तक वीडियो ओपन नहीं की, लाइक नहीं की, शेयर नहीं किया चैनल को, वीडियो लाइक नहीं की, शेयर नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें यार, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स साइन पाई ओवर एक्स के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी पास्ट पेपर में काफ़ी मरतबा आ चुका है। आपका एक्स जो है वो 0 से 2 के दरमियान है तो फिर ये फंक्शन है, और अगर एक्स 0 है तो 0 के ऊपर फंक्शन का आंसर 0, जबकि 0 2 में होगा 2 शामिल है यहाँ पर, तो फंक्शन ये लेना है। प्रूव डैट एफ इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द क्लोज इंटरवल 0 2। आपने प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पर। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, उसमें मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ। ले जी, कहता है शो डैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एम एन आर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। लो जी, 2020 में जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए तो मौजें लग गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी उसने दिया, दोबारा फिर दे दिया उसने, तो उनके लिए तो मौजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ बिलोंग करता है आर से ओवर द क्लोज इंटरवल, मतलब एफ बिलोंग करता है आर से, आर का मतलब डैट इज एफ इज़ अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। देन शो डैट कैपिटल एफ इज़ अ कंटिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। फर्दर मोर इफ स्मॉल एफ इज़ अ कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, देन कैपिटल एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स नॉट बराबर एफ एक्स 0 को। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। सोल्यूशन के लिए आपने इसको असल में कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, चैप्टर नंबर 1 है मेरा रिमान इंटीग्रेबल, उसमें जाएंगे आप, वहाँ से ओपन करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ले जी, नेक्स्ट एंड दी लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा है, जानदार क्वेश्चन है ये मेरे उसमें लेक्चर में मौजूद नहीं है, और ये क्वेश्चन असल में उसने उठाया है वाल्टर र्यूडन की बुक में से, ठीक है। वाल्टर र्यूडन में चैप्टर नंबर 7 है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसको। तो बुक का स्टाइल जारी सी बात है, आप जानते हैं कि स्टेप छोड़ कर लिखे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से एलेबोरेट कर दिया है आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन ये है, कहता है जी लेट अल्फ़ा बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सपोज आपका एफ एन जो है वो आर अल्फ़ा से बिलोंग करता है, और एन जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। सपोज कर लें कि एफ एन जो है वो एफ़ को कन्वर्ट करता है। अब ये एफ एन असल में कौन है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, एफ़ को। ये जो स्मॉल एफ है ये लिमिट, इसकी लिमिट है, दिस इज़ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एन, और ये जो लिमिट है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है। आपका एफ एन जो है वो एफ़ को कन्वर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली। आपने प्रूव करना है, देन आपने ये प्रूव करना है कि फिर ऐसी सूरत में ये जो इसकी यूनिफॉर्म लिमिट निकली है एफ़, ये भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगी। बात समझें क्या कह रहा है, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो उसकी जो लिमिट एफ़ होगी वो भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगी ओवर द सेम इंटरवल ए बी। एंड अगली बात आपने बतानी है कि अगर इन दोनों की इंटीग्रेशन भी कर ली जाए दोनों तरफ, तो तब भी ये आंसर सेम आएगा। इधर आपने लिमिट लेनी है और इसका आंसर, इसकी लिमिट का आंसर ये आएगा आपके पास। अब 2-3 चीज़ें गिवन है, आपने ये याद रखना है कि एफ एन जो है वो कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है फंक्शन, और इसकी जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी लिमिट है वो स्मॉल एफ है। और फिर ये आपने इंटीग्रल प्रूफ करना है। 2 चीज़ें प्रूफ करनी है, एक ये कि एफ भी आपका रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, कोई फंक्शन रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन कब होता है, जब आप जानते हैं जब उसका अपर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल और लोअर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल, ये दोनों बराबर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो आपके पास क्या है, रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। मैंने लिखा जी इट सफिसेस टू प्रूव दिस फॉर रियल एफ एन। पहली बात जो यहाँ पर आप मान लें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये रियल नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये है पुट, मैंने यहाँ पर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और जो आपकी इसकी लिमिट है उन दोनों के दरमियान उनका जो डिफरेंस का जो सुपरीमम है उसका नाम मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन एन रख दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस। अगली बात यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ये एक थ्योरम है असल में। चले वैसे भी यहाँ से मैं थ्योरम नहीं भी स्टेटमेंट आपको याद तो देखें ज़रा। सिंस इट इज़ गिवन डैट, ये चीज़ गिवन है कि एफ एन जो है वो एफ़ को कन्वर्ज कर रहा है। जब एफ एन एफ़ को कन्वर्ज करेगा तो फिर जारी सी बात है इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इसको इधर लें, एफ एन माइनस एफ़ का डिफरेंस किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा।
आप चाहे यहाँ पर मतलब n1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जब ये इसकी लिमिट है तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और जीरो को कन्वर्ट करेगा, ऐसे ही है। लेकिन अब इन दोनों का डिफरेंस है किसके बराबर, एप्सिलॉन n के बराबर है। तो मैंने लिखा पहली बात कि सिंस ये बात गिवन है कि ये f को कन्वर्ट कर रहा है, सो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप जितना n बढ़ाते जाएंगे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम होता जाएगा। ये लिमिट की डेफिनेशन होती है। आपको अगर याद होगा, आप कहते थे एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an है, इसकी जो लिमिट है वो l है, तो आप इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते थे, आप इसको ऐसे लिखते थे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, कि जब आपका n सफिशिएंट लार्ज हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, l के बराबर। और इसको एप्सिलॉन की डेफिनेशन में आप कैसे लिखते थे, आप लिखते थे an माइनस l जो है वो सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, जब आपका n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो सम पॉजिटिव नेचुरल नंबर, अगर ये चीज़ हो तो हम उसको ऐसे लिख लेते थे। तो यही मैंने लिखा है, जब ये एफ एन एफ को कन्वर्ट करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो को अप्रोच करेगा, जब डिफरेंस जीरो को अप्रोच करेगा तो ये सारा है क्या, डिफरेंस एप्सिलॉन एन के बराबर है, तो एप्सिलॉन एन किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अब इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है, कि जब ये इसको कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका एप्सिलॉन एन जीरो को कन्वर्ट कर रहा है। अगली चीज़, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम वी हैव, सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है, सुप्रीमम की डेफिनेशन ये होती है कि सुप्रीमम एक ऐसा नंबर है जो किसी सेट के हर रियल नंबर से, जो किसी सेट के हर नंबर से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट ए है, उसका नंबर है 1 2 3 अप टू 10 तक। मैं कहता हूँ कि इसका आपने सुप्रीमम निकालना है और इसका सुप्रीमम ऑफ ए का जो जवाब है वो एक्स के बराबर है। तो बताएं एक्स की कीमत क्या होगी, एक्स की कीमत आप कहेंगे जी 10 होगी। तो मैं कह नहीं सकता यहाँ पर कि इस सेट और अगर इस सेट का हर नंबर जो है हम उसका नाम अल्फ़ा रख लेते हैं, अल्फ़ा बिलोंग टू ए, तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा जो है वो एक्स से छोटा या ज़्यादा बराबर है। ऐसे ही है ना, अगर इस सेट के हर नंबर का नाम अल्फ़ा है तो अल्फ़ा मैं कह सकता हूँ कि इसके सुप्रीमम जिसका नाम मैंने एक्स रखा है वो उससे छोटा या ज़्यादा बराबर। बराबर कहाँ पर है, ये खुद है। तो यही मैंने लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम वी हैव, कि ये अगर इसका सुप्रीमम है तो फिर ये वाली सारी चीज़ जो सुप्रीमम के अंदर है ये सारी की सारी एप्सिलॉन एन से क्या होगी, छोटी होगी या ज़्यादा बराबर होगी। अच्छा, अगली चीज़ यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी ओपन कर रही है और एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं वो ये होती है, एक्स का एब्सोल्यूट अगर लेस देन इक्वल टू हो ए तो इसको ऐसे ओपन करते हैं, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस है, ऐसे ही है ना। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूंगा और दूसरा एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा कि आप जानते हैं कि ए माइनस बी का एब्सोल्यूट और बी माइनस ए का एब्सोल्यूट आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये वाली नीचे वाली प्रॉपर्टी लगाएं, ये एक मरतबा आएगा माइनस एप्सिलॉन एन और एक मरतबा आएगा प्लस एप्सिलॉन एन, जैसे यहाँ पर एक लिखा माइनस ए प्लस ए, ऐसे ही हो गया। अब उसके बाद ये जो माइनस एफ एन एक्स है इसको हर साइड पर ऐड कर देते हैं, तो एफ एन इधर भी आ गया और एफ एन इधर भी आ गया, दरमियान में क्या रहेगा, सिर्फ एफ। आई होप कि आपको समझ आई होगी चीज़ की, नहीं समझ आई तो देखें और मेरे लिए दुआ भी लाजमी कीजिएगा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरी बुखार है। ये देखें, इसको लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एन। अब ये माइनस एफ ऑफ एन को हर साइड पर आप ऐड कर देंगे तो ये बनेगा एफ एन माइनस एप्सिलॉन, सेंटर में यहाँ पर एफ रह जाएगा और इधर आ जाएगा एफ एन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अगली चीज़, सो डैट द अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ सेटिस्फाइड। अब अपर लोअर इंटीग्रल अप्लाई करने लगा वो क्या है, अब आपने इस बात को ज़रा गौर से देखना है। मैं इसके ऊपर भी इंटीग्रल अप्लाई करने लगा हूँ, हर साइड पर इंटीग्रल अप्लाई करने लगा मैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, ये आ गया मेरे पास पहला हिस्सा एफ एन माइनस एप्सिलॉन, इसके ऊपर भी इंटीग्रल अप्लाई किया, ये आ गया दूसरा हिस्सा, इस पर भी इंटीग्रल अप्लाई किया। अब सेंटर में मैंने क्या किया, आप जानते हैं कि ये जो नोटेशन है दरमियान वाली ये होती है लोअर इंटीग्रल की, और ये वाली जो होती है ये होती है अपर इंटीग्रल की। अब आप जानते हैं कि अपर इंटीग्रल हमेशा लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। ये चीज़ इससे कैसे छोटी होगी, ये देखो आपका ये एफ एन माइनस एप्सिलॉन है, ये सिर्फ एफ है, एफ एन माइनस एप्सिलॉन माइनस हो रहा है एप्सिलॉन एन, ठीक है ना। और वैसे भी पीछे आपने देखा है कि एफ एन माइनस एप्सिलॉन एफ से छोटा था, मतलब आपका जो एफ है ये देखें आपका एफ लाइज कर रहा है एफ एन माइनस एप्सिलॉन से और एफ एन प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में, तो इसका इंटीग्रल भी इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा ना भाई, ठीक है। चाहे वो लोअर मान इंटीग्रल या अपर है, उसका इंटीग्रल इनके दरमियान होगा। तो ये चीज़ इस तरह लिख ली मैंने। अब अगली चीज़ इंपॉर्टेंट ज़रा गौर से देखिएगा। मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास लिखा हो 3 लेस देन इक्वल है 5 से, 5 लेस देन इक्वल है 10 से, और सॉरी इक्वल नहीं लगाना, 3 लेस देन 5 है, 5 लेस देन 10 है और 10 लेस देन है 12 से।
मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों, ये जो दरमियान वाले दो नंबर हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाए और इधर बड़े और छोटे का डिफरेंस निकाल लिया जाए, तो बताएं मुझे किसका जवाब बड़ा आएगा। ज़ाहिर सी बात है, ये 5 है, उधर 9 है, ऐसे ही है। तो यही मैंने काम किया है, इधर सबसे छोटा इधर सबसे बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आ गया ऐसे, ये पहला इंटीग्रल ये दूसरा, और इधर दरमियान वाले का डिफरेंस निकाला। और दरमियान वाले का डिफरेंस कैसे निकालना है, अपर रिमान इंटीग्रल को पहले लिखा माइनस लोअर को डिफरेंस को बाद में लिखा। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि दरमियान वाला डिफरेंस हमेशा जो दाएं और बाएं लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यही मैंने लिखा है कि ये वाला जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है ये सारा, दिस डिफरेंस विल बी लेस देन इक्वल टू लेफ्ट और राइट के डिफरेंस है। और अगली बात, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैसे आ गया भाई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना ही आना है। आपका अपर इंटीग्रल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ठीक है। तो जब अपर इंटीग्रल में से आप माइनस करेंगे लोअर इंटीग्रल को, तो इधर क्या रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब अगली बात देखें ज़रा, ये दोनों को इंटीग्रल को आप एक इंटीग्रल में क्लोज कर सकते हैं, दोनों की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी एक जैसी है। तो इसको मैं अगर इकट्ठा कर लेता हूँ ऐसे, ए से बी एफ एन प्लस एप्सलॉन एन माइनस यहाँ पर आएगा एफ एन माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन कर दी एप्सलॉन एन डी अल्फ़ा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना एप्सलॉन एन आ गया, 2 एप्सलॉन एन आ गया। अब बाकी क्या रह गया, ये रह गया मेरे पास, और एप्सलॉन जो है, एप्सलॉन एन जो है वो नंबर है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी अल्फ़ा। अच्छा, अब डी अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन है, अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा डी अल्फ़ा एक्स। अब डी डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रल है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, बाकी सिर्फ रह जाएगा अल्फ़ा एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ए से बी। अब आप इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा बी, और लोअर लिमिट पर आएगा अल्फ़ा ए। ठीक होगी बात ये। आगे मैंने पीछे भी आपको बताया गया था कि जब आपका एन अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा तो एप्सिलॉन एन किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। जब ये सारी की सारी चीज़ जीरो को अप्रोच कर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। भाई इधर वाली चीज़ ये तो है ही जीरो से ग्रेटर, और इधर भी ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो दरमियान वाला आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे वाला, अगर आपको याद हो सैंडविच थ्योरम में यही करते थे ना, सैंडविच थ्योरम लगा लें, या वैसे सीधी सीधी बात है भाई, ये इक्वल टू सारा जीरो आ गया तो दोनों आपस में इसको उधर शिफ्ट कर दिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे। वैसे सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है, सैंडविच थ्योरम कंसेप्ट ये है सैंडविच थ्योरम का, वैसे आप ज़मानी याद रख सकते हैं, ये जीरो आ गया, दोनों इक्वल हो गए। सैंडविच थ्योरम ये होता था, कैलकुलस में आपने पढ़ा था, या जिसे स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। अगर हमारे पास 3 फंक्शन है एफ जी एच ऐसे हैं, आपने जी के ऊपर लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर आया लिमिट एल, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर भी लिमिट आ गई एल, तो दरमियान वाला जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी एल ही होती है फिर, ठीक है। तो इधर का आंसर भी जीरो, इधर भी जीरो, दरमियान वाला फिर उसकी भी क्या होगी, लिमिट सेम होगी जीरो। तो जीरो रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल आपस में होकर बराबर। जब ये बराबर होगा, तो मैं पीछे आपको बता के आया था कि जब अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर हो जाते हैं तो फिर आपका फंक्शन कौन सा हो जाता है, वो रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाता है। तो एफ आपका ऐसे बिलोंग कर गया, पहली चीज़ पूरी हो गई। अब आपने जो उसकी दूसरी शर्त थी ये वाली कि आपने प्रूफ करना है कि इसका जवाब इसके बराबर आना चाहिए, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए से बी एफ एन, ठीक है। अभी हम प्रूफ करते हैं। आगे मैंने लिखा जी एन अदर एप्लीकेशन ऑफ वन आल्सो यील्ड। आप ये जो इनक्वालिटी नंबर 1 बनाई है, इससे ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं ना। ये देखें ज़रा, ये इनक्वालिटी नंबर 1 है, इसके ये दरमियान वाले हिस्से को हम उठा लेते हैं, ये वाले को, इतने हिस्से को, ठीक है, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने पहले हिस्सा इसका लिखा, ये वाला आगे आ गया लेस देन इक्वल। अब यहाँ पर लोअर मान इंटीग्रल है, यहाँ पर मैंने लोअर नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ इंटीग्रल लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं कि लोअर मान इंटीग्रल और अपर मान इंटीग्रल बराबर आ गए हैं। जब वो बराबर आ जाएँ तो फिर यहाँ नीचे बार वगैरह नहीं लगाते आप, क्योंकि उन दोनों की कॉमन वैल्यू हम ये लेते हैं इस तरह। तो फिर मैंने इतने हिस्से को उठा लिया भाई, ये उठा लिया यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रल लहदा कर दिया, एफ एन के ऊपर लहदा आ गया, एप्सिलॉन एन के ऊपर लहदा आ गया, ये हिस्सा वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। नहीं, इसको मैंने ऐसे किया है, ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा इसको इस तरफ ले आया हूँ, और एप्सिलॉन एन के ऊपर जो इंटीग्रल लहदा होगा उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये दोनों चीज़ें ऐसे ही एज इट नीचे आ गई। यहाँ पर ये एप्सिलॉन एन नंबर है वो बाहर आ गया, और डी अल्फ़ा की इंटीग्रेशन की, जैसे अभी आपको मैंने करके बताई, ये अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा एप्सिलॉन आ जाएगा। टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ आप लिमिट दोबारा अप्लाई करते हैं। इधर भी लिमिट अप्लाई की, इसमें एन है ही नहीं, ये वैसे के वैसे आ जाएगा, इधर लिमिट अप्लाई की, ये आ गया। अब जैसे मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ कि जब आपका एन अप्रोच टू इन्फिनिटी हो तो एप्सिलॉन एन किसको अप्रोच करता है, ज़ीरो को अप्रोच करता है।
जब ये सारा ज़ीरो को अप्रोच कर देगा तो फिर ये सारी की सारी साइड किसको अप्रोच कर देगी, ज़ीरो को। तो ये ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि इसकी जो इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक क्वेश्चन देखें, ये मेरे लेक्चर में मौजूद नहीं था जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लाजमन आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमन दुआ कीजिएगा ताकि मुझे अल्लाह पाक अच्छी सेहत दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी से जल्द हम मज़ीद काम कर सकें। लेकिन ये अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।